एक बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आइएगा देखते हैं इस पे क्या एमसीक्यू आता है बेटा। सर देखें, हर दफा इस पे एक एमसीक्यू आता है बेटा। और बच्चे उसमें बेटा बर्न मारते हैं, बहुत इजी एमसीक्यू होता है लेकिन फिर भी बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। सुनिएगा बेटा, सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू वैल्यू इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? हम अपनी बुक्स में जब इन्वेंट्री का मतलब बेटा गुड सबको पता है। हम अगर लेट सपोज ये शर्ट एक कंपनी है बेटा, एक बिजनेस है, लेट सपोज बुनेंजा की शर्ट है, बुनेंजा इस शर्ट को किस पे वैल्यू करेगा ये पता होना चाहिए कि एक कंपनी इन्वेंट्री को वैल्यू किस पे करती है। तो बेटा सुनना, इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड या वैल्यूड एट लोअर ऑफ बेटा किसका लोअर सर? कॉस्ट का या नेट रियलाइजेबल वैल्यू का? सर अब ये कॉस्ट क्या है, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, ये भी बताऊंगा बेटा। अभी से समझो कि इन्वेंट्री को वैल्यू किस पे करूंगा, कॉस्ट या एनआरवी, जो दोनों में से लोअर है, कम है बेटा। एग्जांपल, सर एक ये शर्ट है, इसकी कॉस्ट है बेटा $1000, इसकी एनआरवी है लेट सपोज बेटा $900। तो आप इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करोगे बेटा? $900 पे रिकॉर्ड होगी इन्वेंट्री इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तब भी बेटा इन्वेंट्री $900 पे आती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है ना बेटा हमारे फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट के। और एसओएफ भी बनाते हो तो करंट एसेट्स में भी आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो दोनों जगह इन्वेंट्री वैल्यू किस पे होगा बेटा? कॉस्ट या एनआरवी, दोनों में से जो छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू हमारी एग्जांपल में क्या है बेटा? एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको जो $900 है। अब ये कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगा लोअर ऑफ पे बेटा। लोअर ऑफ किसका सर? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का। अब बेटा सुनिएगा जरा, सर ये कॉस्ट क्या है? सर ये कॉस्ट क्या है ये पता होना चाहिए। सर ये कॉस्ट क्या है ये पता होना चाहिए। सर परचेज प्राइस, सर परचेज प्राइस प्लस ऑल कॉस्ट्स एसोसिएटेड टू परचेजेस। सर एक तो उस एसेट की परचेज, उस इन्वेंट्री की परचेज प्राइस प्लस उस इन्वेंट्री की सारी कॉस्ट जो परचेजिंग में लग रही हैं। एग्जांपल सर लेट सपोज बेटा हम बेटा मेरी एक मोबाइल की दुकान है, मेरी एक मोबाइल की दुकान है। मैं एक रिटेलर हूं मोबाइल का। लेट सपोज मेरी दुकान है बेटा भादराबाद पे, सुनना बहुत गौर से। मैं एक रिटेलर हूं और मेरी दुकान है भादराबाद पे। मोबाइल का रिटेल बिजनेस करता हूं, मोबाइल खरीदता हूं होलसेलर से जाके और रिटेल में नॉर्मल डे टू डे कंज्यूमर्स को बेचता हूं। जैसे आप लोग आ गए दुकान पे मोबाइल लेने के लिए। अब बेटा मैं मोबाइल खरीदता कहां से हूं सर? मैं मोबाइल खरीदता हूं सदर की मार्केट, होलसेल मार्केट से। मैं गया, मैंने एक आईफोन एक्स लिया बेटा। सर आईफोन एक्स मुझे पड़ा लेट सपोज उस इन्वेंट्री की प्राइस है 1,10,000। मुझे आईफोन एक्स पड़ रहा है बेटा 1,10,000 का। सर इतना महंगा आपने 1,10,000 का फोन लिया है, वो फोन खराब ना हो जाए इसीलिए आपने उस फोन पे थोड़ा सा खर्चा करवाया, आपने प्रोटेक्टर लगवाया ताकि उसकी स्क्रीन ना टूटे। लेट सपोज सर 1,000 रुपए का प्रोटेक्टर था। आप वापसी आए सदर से लेके, आप आए फोन को लेके अपनी भादराबाद वाली दुकान पे, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा या जो आपका किराया लगा, कैरेज इनवर्स लगा, वो 200 था। तो आपकी इन्वेंट्री, आपको आईफोन एक्स 1,10,000 का नहीं पड़ा, आपको आईफोन एक्स पड़ा कितने का बेटा? ये जरा निकालना, $1,11,200 का। इतने का आपको आईफोन एक्स पड़ा है। यानी आपकी कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा? परचेज प्राइस प्लस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू परचेजेस। सारी इसमें कॉस्ट वो आएंगी जो परचेजिंग में लग रही हैं। अच्छा सर एनआरवी क्या है बेटा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू की शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं एनआरवी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू की शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं एनआरवी। सर एनआरवी क्या है सर?
बेटा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। सर ये एस्टिमेटेड क्यों है, अभी बताऊंगा बेटा, फॉर्मूला अभी बता रहा हूं कि कैलकुलेट कैसे होगी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स। सेल करने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा उसको कहते हैं ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स। लेट सपोज सर आपके पास ये आईफोन है, आपको ये आईफोन बेच के नया लेना है। दुकान की एग्जांपल भूल जाओ, मैं एक कस्टमर हूं, आपको ये मोबाइल बेचना है। आप गए मार्केट, आप मार्केट गए, आपने इसकी वैल्यू लगाई। दुकानदार ने बोला यार देखो तुम्हारे फोन की स्क्रीन टूटी हुई है, मैं तुमसे ये फोन 50,000 का लूंगा जब तुम इसकी स्क्रीन बनवा कर मुझे दोगे। मुझे अगर ये फोन रेडीमेड तुम दोगे तो 50,000 का लूंगा। उसने मुझे सेलिंग प्राइस क्या बताई बेटा, 50,000, यानी वो खरीदेगा 50,000 में, यानी मेरी सेलिंग प्राइस 50,000 है। लेकिन ये 50,000 का बिकेगा कब, जब मैं उसको स्क्रीन इंस्टॉल करवा के दूंगा। मैं यहां से उस दुकान से निकला, मैं गया स्क्रीन वाले के पास, स्क्रीन वाले को बोला भाई इसकी स्क्रीन लगानी है। स्क्रीन वाले ने बोला सर 5,000 की इसकी स्क्रीन है। आपको उस दुकान से मिलने हैं 50,000, लेकिन ये 50,000 आपको मिलेंगे कब, जब आप $5,000 का स्क्रीन का खर्चा करवाओगे। तो नेट आपकी जेब में फोन के कितने पैसे आएंगे बेटा, $45,000। एनआरवी है सेलिंग प्राइस माइनस जितना खर्चा लग रहा है इसको बेचने में। तो बेचूंगा कब, जब स्क्रीन बनेगी। स्क्रीन बनने की कॉस्ट 5,000 है। तो अगर वो दुकान वाला आपको 50,000 दे रहा है और 5,000 आप बनवाने के दे रहे हो, तो नेट आपकी जेब में कितने है बेटा, $45,000। यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स। क्या डिफरेंस समझ आ गया बेटा कॉस्ट में और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में। अब बेटा सुनना, सर ये क्या आप कॉस्ट में जो है परचेजिंग कॉस्ट प्लस कर रहे हैं और आप एनआरवी में जो है सेलिंग कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। बेटा यहां पे मैं मोबाइल खरीद रहा हूं तो जितने खर्चे होंगे उससे मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, इसीलिए प्लस कर रहा हूं। यहां पे मैं मोबाइल बेच रहा हूं तो जितना सेलिंग एक्सपेंस खर्च होगा उतने पैसे मेरे पास कम आएंगे बेटा जेब में, इसीलिए कॉस्ट निकालता हूं परचेज प्राइस प्लस परचेजिंग से रिलेटेड सारे खर्चे। एनआरवी बेटा क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग के खर्चे करने के बाद कितने का बिकेगा, कितने नेट पैसे आपकी जेब में आएंगे। अब बेटा एग्जाम में सवाल क्या आएगा सर, देखिएगा सर आपको एग्जाम में बोलेगा भाई एक कंपनी है उसके पास 3 तरह के इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्री ए, इन्वेंट्री बी, इन्वेंट्री सी। सर आपको कॉस्ट बता देगा, देखिएगा बेटा आपको कॉस्ट बता देगा बेटा, ए की कॉस्ट 10,000 थी, बी की कॉस्ट 8,000 थी। 3 अलग अलग तरह के इन्वेंट्रीज है बेटा। सी की कॉस्ट है 5,000। लेट सपोज आपने किस तरह निकाली है, 10,000 इस फॉर्मूले से निकाली है, आपने 8,000 इस फॉर्मूले से निकाली है, आपने 5,000 इस फॉर्मूले से निकाली है। आपको बोलेगा एनआरवी सर, आपको कहेगा एनआरवी है भाई इसकी, लेट सपोज 11,000, 7,600 और 4,700। अच्छा सर अब एक बात याद रखिएगा, आपने एस्टिमेटेड का मतलब नहीं बताया। 2 मिनट एग्जांपल को छोड़ो, आपने एस्टिमेटेड का मतलब नहीं बताया। ये एस्टिमेटेड क्यों लिखा आपने परचेज प्राइस में तो नहीं लिखा एस्टिमेटेड। बेटा देखो मैं आज इन्वेंट्री को बेच नहीं रहा, मैं आज इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहा हूं, मैं बेच नहीं रहा। अगर बेचता तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस पता चलती, मैं तो आज सिर्फ वैल्यू कर रहा हूं। मैं मार्केट में जाके सिर्फ अपने मोबाइल के पैसे लगवा के आ रहा हूं, बेच नहीं रहा एक्चुअल में, सिर्फ ये चेक कर रहा हूं कि मार्केट में मेरे फोन की क्या वैल्यू है। देख लो लिखा है हाउ टू वैल्यू इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री किस में वैल्यू होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। यहां एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लिखने का मतलब यह है मार्केट में आज सिर्फ प्राइस लगाई है, बेचा नहीं है एसेट। अच्छा तो सर कॉस्ट है एनआरवी है, ये आपको डेटा एग्जाम में देगा और आपको कहेगा बताओ what is the value of inventory to be recorded in the financial statements। बताओ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने
वैल्यू पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड करोगे। तो बेटा मैं अपने पास एक वैल्यूएशन बेसिस का कॉलम बनाऊंगा। इतना, ये 3 कॉलम्स तो आपको एग्जाम में दिए होंगे, चौथा कॉलम मैं अपनी वर्किंग के लिए बनाऊंगा बेटा, वैल्यूएशन बेसिस का कॉलम। और सर वैल्यूएशन की बेसिस क्या पड़ी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो सर पहले वाले में चेक करें आप, कॉस्ट है 10,000, एनआरवी है 11,000, कौन सी लोअर है बेटा, जल्दी से बताओ कौन सी लोअर है, कॉस्ट या एनआरवी? कॉस्ट। सर 10,000 पे वैल्यू होगा। सर दूसरे सिनेरियो में कॉस्ट है 8,000, एनआरवी 7,600 है, लोअर का रूल है बेटा, लोअर यानी 7,600 एनआरवी। तीसरे वाले केस में सी की जब इन्वेंट्री है तो बेटा मेरी कॉस्ट है 5,000, मेरी एनआरवी है 4,700, लोअर एनआरवी है यानी 4,700। आज बेटा मैं बेच नहीं रहा, दोबारा बता रहा हूं, मैं आज बेच नहीं रहा इन्वेंट्री, मैं आज सिर्फ वैल्यू कर रहा हूं कि क्या मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू मेरी बुक्स में सही वैल्यू पे, सही अमाउंट पे रिकॉर्डेड है या नहीं है। जरा इसको प्लस करो बेटा, कितना आता है, जल्दी से प्लस करके बताओ बेटा, कितना? 22,300। 22,300, 22,300 आज इस इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई है। यानी बेटा आपको जब ये केस देगा और आपको बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू एट विच इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप 22,300 पे टिक करोगे बेटा। क्या ये क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। अब बेटा सुनिएगा जरा, सर एक तो एमसीक्यू ये आ गया, व्हाट इज द वैल्यू एट विच इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा एमसीक्यू ये पूछ सकता है, बताओ आपको इस वैल्यूएशन की वजह से लॉस कितने का हुआ है, आपको इस इन्वेंट्री की वजह से लॉस कितने का हुआ है, जब आप इन्वेंट्री आज वैल्यू कर रहे हो तो लॉस कितने का हुआ है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये एनआरवी तो आज मैंने निकाली है, ये कॉस्ट कब की होगी बेटा, जब एक्चुअल में मैंने इन्वेंट्री खरीदा था कुछ टाइम पहले। मेरी बुक्स में आज वैल्यूएशन से पहले मेरी बुक्स में इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्डेड होगा, वो वैल्यू जिसमें मैंने एक्चुअल में इन्वेंट्री खरीदा था। एनआरवी तो वो वैल्यू है ना जो बेचने में मिलेंगे। आज बेच नहीं रहा, आज सिर्फ वैल्यू कर रहा हूं। तो अगर आज बेचने जाऊंगा तो एक 11,000 का बिकेगा, जबकि ए मैंने एक्चुअल में कितने में खरीदा था बेटा, 10,000 में। मेरी बुक्स में हमेशा इन्वेंट्री किस पे आ रही होगी, कॉस्ट पे। मैं जब सब्सिक्वेंट उसको वैल्यू करूंगा तो लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे करूंगा। तो जरा इसको प्लस करो बेटा, कितना आता है, 23,000। चेक करो, चेक करो बेटा, 23,000 आ रहा है। जी सर। जो इन्वेंट्री आपकी बुक्स में जब आपने खरीदा था $23,000 का आ रहा था, आज उस $23,000 की इन्वेंट्री की वैल्यू $22,300 हो चुकी है। यानी सर कंपनी को हो गया है लॉस, कंपनी को इन्वेंट्री पे $700 का लॉस हो गया है। जो इन्वेंट्री उसने खरीदी थी $23,000 की, आज जब वो वैल्यू कर रहा है एंड पे आके, लेट्स सपोज हमने 1 जनवरी पे खरीदी थी, आज हम 31 दिसंबर पे चेक कर रहे हैं क्या हमारी इन्वेंट्री की वही वैल्यू है या कम हो गई है। सर जो $23,000 की इन्वेंट्री हमने खरीदी थी 1 जनवरी को, 31 दिसंबर पे आके आज उसकी वैल्यू 22,300 हो गई है। तो कंपनी को क्या हुआ है बेटा, $700 का लॉस। अच्छा सर अगर हमें गेन होता, आप ये लॉस, पहली बात तो आप ये लॉस रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं आप एक्चुअल में सेल नहीं कर रहे, फिर आप लॉस क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम तो आज सिर्फ वैल्यू कर रहे हैं। लॉस तो तब होगा जब इन्वेंट्री बेचूंगा। तो बेटा सुनना जरा, प्रूडेंस आया दुनिया में, प्रूडेंस ने क्या कहा दोस्त, ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड as soon as they are expected। जैसे ही पता चलेगा कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, आज अगर मुझे पता चल गया कि जब इस इन्वेंट्री को बेचूंगा तो लॉस होगा, तो प्रूडेंस क्या कहता है, फ्यूचर लॉस को आज बुक करो। लेकिन सुनना, बट ऑल फ्यूचर इनकम्स will only be recorded when they are actually realized।
अगर मुझे इस इन्वेंट्री पे गेन हो रहा होता दोस्त, अगर मुझे इस इन्वेंट्री पे गेन हो रहा होता दोस्त, तो उस गेन को आज बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करता। इनकम पे लगाया है रिस्ट्रिक्शन, इनकम पे लगाया है लॉक, एक्सपेंस को रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी यही है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जैसा? नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज है बेटा, वो बताऊंगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये है बेटा, फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस आने वाला है और आपको आज पता चल गया, तो आज रिकॉर्ड करना है। तो मैं अभी इस इन्वेंट्री को एक्चुअल में बेच नहीं रहा, लेकिन क्योंकि प्रूडेंस कह रहा है, इसीलिए प्रूडेंस के हिसाब से ये $700 का लॉस मैं बुक करूंगा। लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ $700 का गेन होता, पहले तो गेन आ ही नहीं सकता इस सिनेरियो में, क्योंकि रूल लोअर का है, कभी भी आप कॉस्ट से ज्यादा एक्सीड कर ही नहीं सकते। करके देख लो बेटा, इस सिनेरियो में इस रूल की वजह से गेन आ ही नहीं सकता। फिर भी अगर गेन आता है तो उस गेन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों? प्रूडेंस ने कहा गेन तब रिकॉर्ड होगा जब एक्चुअल में रियलाइज हो। एक्चुअल में रियलाइज कब होगा? जब एक्चुअल में इस इन्वेंट्री को बेचूंगा। आज बेच नहीं रहा, आज सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं बेटा, इस इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहा हूं। क्या ये क्लियर होता है सर हमें? जी सर। जी सर। सर इसकी एंट्री बनेगी कोई? बेटा अगर आपसे पूछता है बताओ इस लॉस के अगेंस्ट एंट्री क्या बनेगी, तो बेटा हमें पता है लॉस हमारा नुकसान है, लॉस डेबिट 700। क्यों लॉस डेबिट किया? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है दोस्त। लॉस क्यों डेबिट किया? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। और बेटा क्रेडिट किसको करूंगा? इन्वेंट्री को, क्योंकि मेरी बुक्स में इन्वेंट्री 23,000 पे आ रहा है, और 23,000 से मुझे इसको कहां पे लाना है बेटा? 22,300 पे। तो जब ये एंट्री बनाऊंगा तभी इन्वेंट्री 22,300 पे आएगा। तो अगर आपसे पूछता है बताओ इन्वेंट्री पे अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या बनेगी, तो ये एंट्री बनेगी बेटा, लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। वैसे आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है दोस्त। अब बेटा देखो मैं एक और एग्जाम्पल करवाता हूं सर, मैं एक और एग्जाम्पल इसकी करवाता हूं बेटा, जिससे आपको कॉस्ट और एनआरवी निकालना है। बेटा देखो ये वैल्यूएशन कोई भी कर सकता है, ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कोई भी कर सकता है। मेन चीज है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट एनआरवी, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक एग्जांपल करवाता हूं जिसमें हम कॉस्ट भी निकालना सीखेंगे, जिसमें हम एनआरवी निकालना भी सीखेंगे, फिर हम निकालेंगे लॉस। चलिए बेटा एक एग्जांपल करते हैं सर। लेट सपोज आपको एग्जाम में दिया हुआ है भाई, कंपनी के दो तरह के इन्वेंट्री है बेटा, कंपनी के दो तरह के इन्वेंट्री है बेटा, एक इन्वेंट्री ए है बेटा, एक इन्वेंट्री बी है। अच्छा सर आपको बताया है इस इन्वेंट्री का परचेज प्राइस है, लेट सपोज सर आपको बताया है इस इन्वेंट्री का परचेज प्राइस है 5,000 ए का, और बी का परचेज प्राइस है 7,000 बेटा। सुनना बहुत गौर से क्लास। फिर आपको बोलता है बेटा इस इन्वेंट्री का जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड भी बोल सकता है बेटा। आपको कहा है बेटा इस कंपनी इस ए को जब सेल करते हैं तो ए बिकता है बेटा 5,200 रुपए का, और बी बिकता है बेटा 8,200 रुपए का। साथ ही साथ आपको बोलता है भाई कैरेज इनवर्ड्स है, कैरेज इनवर्ड्स है दोस्त, इस पे बेटा 400, इस पे बेटा 300। फिर आपको बोलता है दोस्त रिपेयर कॉस्ट है, इस पे बेटा 150 रुपए का, और इस पे आपको बोलता है 250 रुपए का। फिर आपको बोलता है बेटा मार्केटिंग कॉस्ट है, हमारी ऊपर से कट तो नहीं रहा। फिर आपको बोलता है मार्केटिंग कॉस्ट है ए का बेटा 100 और बी का है 150। आपको बोल रहा है बताओ, ये आपको पूरा बेटा एमसीक्यू दिया है, और आपसे ये कह रहा है भाई बताओ what is the value at which inventory will be recorded in the financial statements। अब बेटा देखो सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना, हमने क्या पढ़ा, इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। लेकिन सर यहां तो आपको कॉस्ट ही नहीं पता, तो कोई बात नहीं सर, हमने अभी सीखा है कॉस्ट निकालना। कॉस्ट कैसे निकालते हैं? परचेज प्राइस प्लस सारी परचेजिंग कॉस्ट। तो देखो जरा ए के केस में बेटा कॉस्ट कैसे निकलेगी? परचेज प्राइस कितनी है? परचेज प्राइस $5,000। अब बेटा जो सोचना है वो ये सोचना है कि कौन सी कॉस्ट इसमें से परचेजिंग की है, कौन सी सेलिंग की है। अब बेटा खुद सोचो, रिपेयर कॉस्ट क्या है सर?
रिपेयर कॉस्ट तब यूज होगी जब आप बेचने जाओगे। नए इन्वेंट्री को रिपेयर करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आज अगर आप ए खरीद रहे हो तो ए को रिपेयर तो करने की जरूरत ही नहीं है। रिपेयर तो तब होगा जब बेच रहे होगे। जब खरीदोगे इन्वेंट्री तो नया नया होगा बेटा। तो रिपेयर कॉस्ट इज अ सेलिंग कॉस्ट। जिस तरह मैं यहाँ रिपेयर करके दे रहा था मोबाइल फोन, याद है 50,000 का मोबाइल फोन बिकेगा, लेकिन जब 5,000 के रिपेयर्स करवाऊंगा यानी स्क्रीन चेंज करूंगा तो 50,000 का बिकेगा। तो रिपेयर कॉस्ट इज अ सेलिंग कॉस्ट। सर ये मेरी सेलिंग कॉस्ट है, रिपेयर कॉस्ट। इसी तरह मार्केटिंग कॉस्ट बेटा, मार्केटिंग कॉस्ट क्या है सर? मार्केट करूंगा प्रोडक्ट, ये मार्कर को मार्केट करूंगा, एडवर्टाइजमेंट करूंगा तभी तो बिकेगा। अगेन इट इज अ सेलिंग कॉस्ट। और सर आपको याद होगा हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में पढ़ा था, कैरेज इनवर्स हमेशा हमारी परचेजिंग कॉस्ट होती है बेटा। तो एक परचेजिंग कॉस्ट है इसमें से और दो सेलिंग कॉस्ट है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा या आपको ये आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा कि कौन सी परचेजिंग कॉस्ट है और कौन सी सेलिंग कॉस्ट है, तो एमसीक्यू नहीं कर सकते, सॉरी टू से। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी परचेजिंग कॉस्ट है कौन सी सेलिंग। तो अब आओ जरा, कॉस्ट का फॉर्मूला है परचेज प्राइस प्लस परचेजिंग की कॉस्ट। तो 5,000 परचेज प्राइस है बेटा, और इसकी परचेजिंग कॉस्ट कितनी है सर? $400। यानी ए आपको पड़ेगा बेटा $5,400 का। ए आपको पड़ेगा बेटा $5,400 का। इसी तरह बी की कॉस्ट निकालते हैं, आ जाए सर। बी की कॉस्ट है $7,000 और बी की परचेजिंग कॉस्ट यानी कैरेज इनवर्स $300 है बेटा। यानी सर बी की जो टोटल कॉस्ट है वो $7,300 है। क्या यहां तक क्लियर होता है दोस्त? इसी तरह बेटा एनआरवी देखते हैं, आ जाए सर। एनआरवी कैसे निकलेगी सर? ए की एनआरवी निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा? यहां चेक करो, बोर्ड पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल, यानी सेलिंग कॉस्ट बेटा। सर ए की सेलिंग प्राइस है 5,200। ये 5,200 का बिकेगा तब जब मैं इस पे 150 का रिपेयर करवाऊंगा और 100 का मार्केटिंग का खर्चा करूंगा। तो -150 -100, बताओ बेटा एनआरवी कितनी आ रही है इसकी? 4,950। सॉरी 4,950। जी सर। दूसरे प्रोडक्ट पे आओ बेटा। बी की एनआरवी कैसे निकालूंगा सर? देखिएगा सर, बी की सेलिंग प्राइस क्या है? 8,200। सर 8,200 का बिकेगा तब जब 250 का रिपेयर करूंगा और 150 का मार्केटिंग करूंगा। 250 का रिपेयर और 150 का मार्केटिंग, यानी 400 रुपए माइनस करने हैं बेटा। करो बेटा, 7,800 आ रहे, चेक करो। अब बेटा आओ जरा, अब ये टेबल बनाते हैं सर। इन्वेंट्री का कॉलम, सर कॉस्ट का कॉलम, सर एनआरवी का कॉलम और सर वैल्यूएशन का कॉलम जो हम अपनी तरफ से बनाएंगे। आए जरा, इन्वेंट्री ए की कॉस्ट कितनी है बेटा? चेक कर लो, $5,400। इन्वेंट्री ए की एनआरवी है $4,950। इन्वेंट्री बी की कॉस्ट है $7,300। इन्वेंट्री बी की एनआरवी है $7,800। हमने क्या पढ़ा था सर? हमने क्या पढ़ा था दोस्त? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। पहले केस में सर, पहले केस में, अच्छा बेटा मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूं, इसको 350 कर दो दोस्त, इसको 350 कर दो। अब मुझे बता दो क्या वैल्यू आ रही है इसकी? एनआरवी कितनी आ रही है बेटा, बता दो। अब बेटा देखो जरा सर, इन्वेंट्री ए के केस में कॉस्ट है 5,400, एनआरवी है 4,950, लोअर है 4,950। सर इन्वेंट्री बी के केस में कॉस्ट है 7,300, एनआरवी है 7,700, लोअर है कॉस्ट 7,300। प्लस करो बेटा, दिस इज द वैल्यू एट विच इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्लस करो बेटा, कितना आ रहा है? 12,250। 12,250। सर इस एमसीक्यू के आंसर पे आप एग्जाम में टिक करेंगे। अच्छा सर, और लॉस बोले तो बेटा कॉस्ट का टोटल करो, कितना आ रहा है? कॉस्ट का टोटल करो दोस्त। 12,700। सर 12,700 वाला इन्वेंट्री आज 12,250 का हो गया है। 12,250 का कितने का लॉस हुआ दोस्त? 450। क्या ये क्लियर है बेटा सबको? डिटेल्ड एग्जांपल जल्दी से बता दें। जी सर। सर जी सर। सर ए को कॉस्ट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे? बेटा ए की कॉस्ट 5,400 है, एनआरवी 4,950 है ना।
इरफान हमने क्या पढ़ा है? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। लोअर द कॉस्ट। लोअर कौन सा है आप बताओ? हाँ इरफान, एनआरवी सर। तो एनआरवी पे वैल्यू करूंगा ना दोस्त। क्लियर है जी सर, जी सर, जी सर। बेटा? दिस एंड्स इन्वेंट्री। क्या हुआ? वैल्यूएशन और लॉस पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बनकर? बेटा पहले तो ये बोलेगा Valuation बताओ, वैल्यूएशन के लिए अगर बोलेगा, अगर 12,250 उसको आंसर टिक करवाना होगा, वो बोलेगा बताओ एट विच वैल्यू इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट या एसओएफपी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप 12,250 पे टिक करोगे। और वो अगर बोलेगा बताओ कंपनी को वैल्यू करने की वजह से, वैल्यूएशन की वजह से इन्वेंट्री के ऊपर कितना लॉस हुआ है, तो फिर आप ये लॉस निकालोगे। क्लियर हो गई बात? टाइम जी होगा सर। ना, अभी सारी वर्किंग कर सकें। यार बेटा ये मैंने बहुत बड़ी एग्जांपल बनाई है। एग्जाम में बेटा वो एक ही वो कॉस्ट तो निकलवाता ही नहीं है, एग्जाम में सिर्फ एनआरबी निकलवाता है और एक ही देता है रिपेयर हमेशा। ये तो मैंने आपको बड़ी एग्जांपल बता दी है। एग्जाम में दो तरह के इन्वेंट्रीज देगा, कॉस्ट आपको पहले से ही बताई हुई होगी, सेलिंग प्राइस देगा और रिपेयर कॉस्ट देगा, तो आप आराम से जल्दी जल्दी कर लोगे दोस्त। ठीक है।